वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 11 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराया गया आरओ का प्रारंभिक परीक्षा वाला पेपर रद्द हो चुका है। आपको पता है री एग्जाम इसका विद इन 6 मंथ कराना है गवर्नमेंट की गाइडलाइंस पर। तो री एग्जाम की तैयारी के लिए, री एग्जाम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड ग्रुप यहाँ से शुरू होता है। इसको भी यूपीपीएससी आरओ की प्रारंभिक परीक्षा के री एग्जाम की तैयारी करनी है। इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग ग्रुप में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है, यानी कि वीडियो नंबर 1 है। जो भी लोग ग्रुप में जुड़े हैं, चाहे आप ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में आए हो, फुल पेड ग्रुप में आए हो, टेस्ट सीरीज वाले ग्रुप में आए हो, पेड क्विज में आए हो, ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर री एग्जाम के संदर्भ में आपको बताना जरूरी है, क्योंकि एक आपको अनुभव मिल चुका है। जो एग्जाम में अपियर हुए थे उन्होंने अनुभव लिया किस तरीके का पेपर आया था, और आगे भी लेवल उसी प्रकार का रहने की उम्मीद है। तो कुछ जरूरी बातें इस वीडियो में बताई जाने वाली हैं, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, जो लोग हमारे पेड ग्रुप में आ चुके हैं और जो लोग भी री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बार बार जब भी री एग्जाम का वीडियो डाला जाता है, क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपियर हो सकते हैं जब हम जो एग्जाम कैंसिल हुआ उसमें एब्सेंट थे। मतलब आप अपियर नहीं हो पाए थे, आपने फॉर्म भरा था लेकिन आप एग्जाम सेंटर तक जाकर के परीक्षा नहीं दे पाए, तो क्या आप री एग्जाम दे सकते हैं? क्या आपका एडमिट कार्ड आएगा? उत्तर है हाँ। इसको बार बार कंफर्म करने की जरूरत नहीं है, एडमिट कार्ड सभी का आएगा जिन लोगों ने फॉर्म भरा था। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे वह हैं जो ऑलरेडी हमारे 11 फेब को होने वाले एग्जाम के ग्रुप में शामिल थे तैयारी के लिए। लगातार 20-20 महीने जो हमने ग्रुप चलाया था उसमें आप बहुत अच्छा करके भी आए थे। अनफॉर्चुनेटली आपकी मेहनत को वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया। सेम टाइम कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा पेपर नहीं कर पाए थे, उन लोगों ने कुछ गलतियां की, उनके लिए एक तरीके से बून टाइप का साबित होगा। आप दोबारा अपियर हो सकते हैं, आपको दोबारा मौका मिल रहा है, आप ये मान सकते हैं। जो लोग पहली बार हमारे ग्रुप में आए, मतलब जो उस एग्जाम की तैयारी में नहीं थे, री एग्जाम के लिए, आपको मैं बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस के अगर आप फुल पेड ग्रुप में आए हैं या कंप्लीट पेड ग्रुप में आए हैं तो आपको 3 ग्रुप से जोड़ा गया होगा। पहला है स्टडी मटेरियल वाला पेड ग्रुप, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल दिख रहा होगा, पीडीएफ वगैरह दिख रही होंगी। अभी कैसे क्या पढ़ना है सब कुछ इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सेकंड वीडियो आपको मिलता है पेड ग्रुप में, स्टडी मटेरियल कैसे देखें उसको देख लीजिएगा ध्यान से। उसमें स्टडी मटेरियल संबंधित सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं। सेकंड वीडियो सिर्फ पेड ग्रुप को मिलता है। डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप से आपको जोड़ा गया होगा, कोई भी आप वहाँ पे डाउट पूछ सकते हैं। डाउट क्लियरेंस आज ही से शुरू हो भी चुका है। और तीसरा ग्रुप है पेड क्विज वाला ग्रुप। पेड क्विज जिन लोगों ने अलग से लिया होता है तो उनको पेड क्विज में जोड़ा जाता है। जो लोग हमारे फुल पेड ग्रुप में आते हैं उनको भी पेड वाले क्विज ग्रुप से जोड़ा जाता है। एग्जाम में अव्यवस्था रही थी, उस सब चीज़ों की बहुत निंदा की जानी चाहिए और बहुत स्टूडेंट को इससे घाटा हुआ है, सभी को घाटा हुआ है। कोई भी शख्स नहीं कर सकता कि फ़ायदे में रहा है। लेकिन जो पेपर का स्तर आया था, पेपर जिस प्रकार से बन के आया था वो काफ़ी सराहनीय था। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर था इस साल जो आरओ का बन के आया था, और लॉजिकल भी था। टफेस्ट इस तरीके से नहीं था कि गलत क्वेश्चन भर दिए गए हैं पूरे, ऐसे नहीं थे। इसमें क्वेश्चन जो है लेंदी पूछे गए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन कई सारे पूछे गए जो काफ़ी जो है सराहनीय रहना चाहिए। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब है कि आपसे कारण जानने की कोशिश की, कोई कथन जो है क्यों सही है उसका कारण भी पता होना चाहिए था, तभी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते थे। डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए, वन लाइनर क्वेश्चन बहुत कम पूछे गए, ठीक है। मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर में भी डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए, कथन कारण वाले कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटमेंट रीजन वाले या असर्शन रीजन वाले हम लोग कह सकते हैं, और पीवाईक्यू बहुत कम पूछे गए। एक अच्छे पेपर की यही निशानी होती है कि सिर्फ पीवाईक्यू उसमें नहीं आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं और पूरा सिलेबस कवर करते हुए क्वेश्चन आते हैं। पूरे सिलेबस को लगभग कवर किया गया था इसमें। अगर इसकी आंसर की आती तो और भी यहाँ पे अच्छा रहता और भी अच्छी इनसाइट हमको मिल सकती थी। हालांकि स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने जो आंसर की दी थी बहुत ऑथेंटिक थी, आप उसको एक बार देख सकते हैं यूट्यूब में चाहें तो। और बाकी इसका सोल्यूशन भी हमने डाला था, हमारे कंटेंट से क्या क्या आया था वो भी हमने यहाँ पे शेयर किया था। और जो लोग पेड ग्रुप में थे उन्होंने तो मिलाया ही होगा, और जो लोग री एग्जाम के पेड ग्रुप में हैं मैं उनको बता दूं सिर्फ आश्वस्त करने के लिए, ये पेपर अगर दोबारा भी होगा ऐसे स्क्रीनशॉट आप ही के स्टडी मटेरियल से निकाले जाएंगे। और आप अगर हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ेंगे, जो अभी मैं सब कुछ बताने जा रहा हूँ, हिंदी का जीएस का, आप भी जो है अपने इतने क्वेश्चन निकाल लेंगे कि आपका कट ऑफ आराम से निकल जाए सभी कैटेगरीज में। मतलब किसी भी कैटेगरी में हो आपका कट ऑफ यहाँ पे निकल जाएगा। चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन ले लें, चाहे लेंदी क्वेश्चन ले लें, कंसेप्चुअल क्वेश्चन ले लें, सबका डेटा हमारे मतलब कह सकते हैं कंटेंट में पहले ही गिवन रहता है। हिंदी पीडीएफ की बात कर लें, हिंदी पीडीएफ से जो है आप 57 प्रश्न डायरेक्टली कर सकते थे। टेस्ट सीरीज हम लोग नहीं चेक कर पाए, पेपर लीक की न्यूज़ आने के बाद हमारी टीम को भी निराशा हुई थी, ज़्यादा हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाए। लेकिन जब तक हम ये स्क्रीनशॉट निकाल पाए 57 प्रश्न यहाँ पे मिल गए थे। 2-3 क्वेश्चन जो है डिस्कशन ग्रुप टेस्ट सीरीज से आए थे, उनको हम जो है नहीं यहाँ पे शो कर सकते, क्योंकि फाइनली फिर उसके स्क्रीनशॉट नहीं निकाले थे, कोई मतलब नहीं बन रहा था पेपर लीक की न्यूज़ के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हिंदी में भी आप 57 आराम से निकाल सकते थे। हिंदी के पेपर तो इजी साइड था, तो 57 58 आपको तो करने ही थे। और जैसा कि हमारी स्ट्रैटेजी थी कि 55 तो आपको निकालने ही होते हैं। तो मुद्दे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मॉड्यूल वाइज कंटेंट दिया जाएगा शुरू में, और मॉड्यूल जो है पूरा नीचे टेबल बनी हुई है क्या कैसे मॉड्यूल डेली पीडीएफ के फॉर्म में दिया जाएगा, इसको देख लीजिए आप।
ये मॉड्यूल है 8 मार्च से आपको मिलना शुरू होगा और फाइनल मॉड्यूल आपको दिया जाएगा यहाँ पे 15 जून तक। और ये टेंटेटिव डेट है, अगर इससे पहले कोई सूचना आती है परीक्षा की, क्योंकि 6 मंथ में बोला गया है तो 6 मंथ से ज़्यादा समय भी लग सकता है, कम भी लग सकता है। तो 6 मंथ में भीतर अगर ये 15 जून से पहले कोई अपडेट आती है तो सारा सब्जेक्ट वाइज कंटेंट आपको एक साथ भी प्रोवाइड कर दी जाएगा। अभी मॉड्यूल वाइज मिलेगा, अभी सब्जेक्ट वाइज नहीं मिल सकता है, सब्जेक्ट वाइज मिलेगा बाद में, क्योंकि जो री एग्जाम का स्टडी मटेरियल है मैं बता दूं आपको, इसमें परिवर्तन किए गए हैं। और यूपी के जैसे सब्जेक्ट हो गया, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर में, ज्योग्राफी में कई सारे क्वेश्चन आए हैं, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन किए गए हैं। तो इस वजह से जो भी अगर आपके पास प्रिंट है पुराने या फिर आपने कहीं से बाय किया था इलीगली, तो वो वर्क नहीं करेगा, क्योंकि काफ़ी सारा यहाँ पे हमने चेंजेस किए हैं। और आप नोट्स खोलेंगे अगर पीडीएफ डाउनलोड करके तो आपको दिखेगा भी। पुराने नोट्स नहीं हेल्प करेंगे, अगर आप पुराने ग्रुप में भी थे तो मैं भी रिकमेंड करूंगा इसमें भी कि आपको नया प्रिंट यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी सारा हमने यहाँ पे समय लिया। जो ये एग्जाम की चर्चा चल रही थी उस बीच हमने अपने नोट्स को काफ़ी अपडेट किया है, और अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि जो नया पेपर बन के आएगा उसमें नए क्वेश्चन सही करने के लिए अपडेट करना हमेशा ज़रूरी होता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इसी वजह से हमेशा आयोग के एट पार रहता है। जैसे नवीन क्वेश्चन पूछा जाता है उसके संबंध में हमारा कंटेंट पहले से ही मौजूद रहता है, बाद में नहीं। इसका कारण यह है कि हमारी टीम लगातार अपडेट करती रहती है कंटेंट को, और नए तथ्य उसमें कई बार जोड़े जाते रहते हैं। तो री एग्जाम का जो कंटेंट है वो फ्रेश कंटेंट है, कई सारा परिवर्तन इसमें विभिन्न सब्जेक्ट्स में विभिन्न पॉइंट्स में किया गया है। आपको प्रिंट दोबारा लेना पड़ेगा, और अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं तो पुरानी पीडीएफ से नहीं, नई पीडीएफ से ही पढ़ेंगे आप, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं पहले ही। टेस्ट का टाइम प्लान है, टेस्ट भी यहाँ पे नवीन होंगे। आई रिपीट, टेस्ट भी यहाँ पर नवीन होंगे, फुल वाले। फुल लेंथ टेस्ट यहाँ पे एकदम नए कराए जाएंगे। हिंदी के टेस्ट यहाँ पे फुल लेंथ जो होंगे वो नए कराए जाएंगे। यहाँ पे सारे टेस्ट यहाँ पे न्यू कराए जाएंगे, बिल्कुल। उनकी डेट्स यहाँ पे नोट कर लीजिए। 1 जून से यहाँ पे शुरू है। अगेन ये डेट टेंटेटिव है, अगर पहले कोई सूचना आती है और हमें लगता है कि आपका टेस्ट पहले कराया जाना चाहिए तो टेस्ट पहले कंडक्ट कराया जाएगा। 6 जुलाई को खत्म हो रहे हैं टेस्ट, लेकिन हम पहले ही खत्म करा देंगे अगर यहाँ पे एग्जाम डेट थोड़ी पहले की आती तो, ठीक है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आप जानते हैं, जो लोग पुराने ग्रुप में थे, लगातार हम स्टूडेंट के हित में काम करते हैं। और जरा सा भी हमें लगेगा कि आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की जरूरत है, आपको कंटेंट पहले मिलना चाहिए टेस्ट सीरीज का, तो वो पहले मिलेगा। परीक्षा प्रारंभिक हो चुकी है। परीक्षा योजना के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ जो लोग अभी भी अनभिज्ञ हैं इससे। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, जो अभी हुआ था आपका 11 फेब को, जो नहीं फाइनली आगे बढ़ सका। 140 प्रश्नों का 140 अंकों का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होता है। सामान्य हिंदी का 60 प्रश्नों का 60 अंकों का प्रश्न पत्र होता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग इसमें होती है, यानी कि 3 प्रश्न आपके गलत होते हैं तो एक सही वाला कट जाता है। पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज कट ऑफ आता है, जो कि नहीं आ सकेगा क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो चुका है। फिर आप इसमें देखते हैं कि पोस्ट के 15 गुना लोग मेंस लिखते हैं, पोस्ट इंटू 15, ये यहाँ पे कैलकुलेशन है। जैसे 411 पोस्ट अनाउंस हुई थी तो उसके 15 गुना जो भी फिगर आता वो लोग यहाँ पे मेंस लिख रहे होते हैं, अगर सब कुछ सही रहा होता तो। और आगे भी मतलब जो एग्जाम होगा उसमें 15 गुना लोग ही मेंस लिखेंगे, मतलब 411 के 15 गुना। अगर कुछ वैकेंसीज बढ़ी होंगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम मान के चल रहे हैं 411 इंटू 15 लोग ही यहाँ पे मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। और ये परीक्षा एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, जिनको नहीं पता अभी भी बता दूं, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसका फाइनल मेरिट में कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर कट ऑफ मान लीजिए 132 जैसे जाता है, सपोज कीजिए यूआर का कट ऑफ 132 आ जाता है, लेकिन आप 164 भी लाए होंगे तो उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा आगे मेंस में। मेंस का अपना सेपरेट पेपर्स होते हैं, और इसी से जो है फाइनल मेरिट बनती है, पोस्ट वाइज कैटेगरी वाइज। मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन आता है 120 अंकों का, सिलेबस सेम रहता है, 120 प्रश्न रह जाते हैं। सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ होती है, 60 अंकों की आती है, लेकिन प्रश्न रह जाते हैं 30। ये एक परिवर्तन हो गया। और फिर आपके 2 एक्स्ट्रा पेपर होते हैं। एक हिंदी निबंध का पेपर होता है 120 मार्क्स का, इसमें 3 निबंध आपको लिखने पड़ते हैं 40-40 मार्क्स के। और हिंदी निबंध ध्यान रखिएगा, इसमें आप इसमें अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं, जैसे यूपीपीसीएस मेंस में ऑप्शन होता है, उर्दू में नहीं लिख सकते हैं, आपको हिंदी में ही निबंध लिखना पड़ता है। परंपरागत हिंदी की लिखित परीक्षा होती है 100 अंकों की, इसकी तैयारी हम अपने मेंस ग्रुप में कराएंगे। मेंस ग्रुप हमारे 10 तारीख से फुल फ्लेज्ड शुरू होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 400 अंकों में से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। इसमें अधिकतम न्यूनतम अंक आयोग डिसाइड करता है, जो उस न्यूनतम अंक तक पहुंचता है उसको अपनी पोस्ट मिल जाती है, जो प्रेफरेंस आपने भरा होता है प्री के बाद उसके अकॉर्डिंग। तो ये परीक्षा योजना है। टारगेट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आपको अगर इजी पेपर होता है तो 140 तक पहुंचना होता है। अगर जिस हिसाब का पेपर अभी आ रहा है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट जब पेपर आ रहा है, तो आपको करीब 125 मार्क्स तक यहाँ पर पहुंचना है, हिंदी और जीएस मिला के। नेगेटिव मार्किंग हटा करके 125 का यहाँ पर टारगेट रखना है। 125 130 जैसा पेपर में आपको देखने को मिल जाए। इसमें 55 मार्क्स यहाँ पर आपके हिंदी में होने ही होने चाहिए, हर हाल में होने चाहिए, किसी भी हाल में। अगर पेपर हिंदी का बहुत ही लीक से हट कर आ गया, जो कि आने की उम्मीद बन नहीं रही है, 10 साल से पेपर हिंदी का प्रारंभिक परीक्षा में आरओ में एक ही जैसा बन रहा है, 55 प्लस आसानी से लाए जा सकते हैं। करीब 55 प्रश्न यहाँ पे ईजी वाले आते हैं जिसको आप कर सकते हैं। 2 प्रश्न 3 प्रश्न यहाँ पर थोड़े से डिफिकल्ट टाइप आते हैं, और 1-2 तो उसमें गलत होते हैं, उसमें डाउट रहता है कि क्या आंसर होगा, एक से अधिक आंसर का डाउट रहता है। तो 55-56 तक आपको पहुंचना ही पहुंचना है। जब एक बार आप यहाँ पर 55 पहुंच जाएंगे, 55 से 57 या 56 पहुंचेंगे,
तब आपको जीएस में 70-75 का टारगेट यहाँ पे करना होगा। जीएस का पेपर टफ साइड रहता है और टफ साइड ही रहेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर हो चुका हूँ इस मामले में कि आप आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में इजी मॉडरेट पेपर या मॉडरेट पेपर की आशा नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा डिफिकल्ट लेवल के पेपर के लिए। इसी तरीके का पेपर आएगा री एग्जाम में भी, इससे टफ भी हो सकता है। क्वेश्चन बदलेंगे, लेवल और ये यहाँ पर फ्लेवर इसी जैसा रहेगा। आप मान के चलिए आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट साइड पेपर के लिए तैयार करना पड़ेगा खुद को तैयारी के दौरान ही। तो 70-75 यहाँ पर 140 के जीएस में से हमको चाहिए, जिसमें रीजनिंग के भी सवाल होते हैं और बिल्कुल लाए जा सकते हैं। हमारे कंटेंट से आप ला सकते हैं और इससे कई मतलब इस ये जो फिगर है इससे ज़्यादा प्रश्न हमारे कंटेंट से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी एफिशिएंसी कम भी रह गई तो इतने तो आराम से निकाल सकते हैं और 55 इधर ले आएंगे तो आप कट ऑफ तक बिल्कुल पहुंच सकते हैं। अभी प्रीवियस में कैसा कैसा रहा है कट ऑफ, 2021 वाला तो जारी नहीं हुआ है कट ऑफ, वहाँ पर पोस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है 2021 वाले लोगों की, लेकिन प्रीलिम्स का कट ऑफ अभी तक नहीं बताया गया। मेंस का आ चुका है इसका, तो प्रीलिम्स का भी बता देता अगर आयोग तो काफ़ी अच्छा रहता। खैर 2016 का जो ये री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, इसमें फाइनली कट ऑफ गया था 129। इसमें पेपर बहुत मतलब ऐसा नहीं आया था जैसे इस समय टफ पेपर आ रहा है। पेपर जो है इजी मॉडरेट टाइप का आया था, तो 129 गया था। तभी मैंने कहा 125 से 130 यहाँ पे बहुत इनफ रहेगा स्कोर। इसी के अराउंड आपको टारगेट करना है और डिफिकल्ट साइड पेपर में अगर पेपर इजी रहा तो आपको ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। सिंपल बात है, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर जैसा ये कैंसल्ड पेपर आया था तो आपको 125 से 130 अंक यहाँ पर पर्याप्त होंगे। अगर पेपर में इजी क्वेश्चंस रहे तो आपको उतने ही इजी क्वेश्चन आगे सही करने पड़ेंगे, 140 तक 135 तक फिर पहुंचना पड़ेगा। प्रीवियस सब्जेक्ट में एनालिसिस देख लेते हैं कैसा आता है। आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड होना चाहिए इस वाले में क्योंकि ये एकदम नवीन है। 11 फरवरी को जो पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया है, इसमें हिस्ट्री के 18 प्रश्न आए थे, भूगोल के 25 सवाल इसमें आए थे। भूगोल के सवाल ज़्यादा क्यों आते हैं ये भी प्रश्न रहता है, क्योंकि जो सिलेबस जैसे लिखा गया है भारतीय कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और विश्व भूगोल, तो कई सारी चीज़ें इसमें ओवरलैप कर जाती हैं, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई कृषि का प्रश्न पूछा गया, जैसे उसमें पूछा गया था कि कृषि में हमको वैज्ञानिक उत्थान की ज़रूरत है, क्योंकि आज भी ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट नहीं है एग्रीकल्चर में। तो वो कृषि का प्रश्न भी कह सकते हैं और वो आपका ज्योग्राफी का प्रश्न भी कह सकते हैं। व्यापार वाणिज्य में अगर कोई प्रश्न आता है और वो कृषि से संबंधित होता है या जलवायु संबंधित होता है तो कृषि में भी आ सकता है, जलवायु में भी, वाणिज्य में भी। तो ये कारण है कि आरओ का जब भी आप पेपर देंगे, प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा, ज्योग्राफी के प्रश्न ज़्यादा ही होते हैं, हमेशा ज़्यादा होते हैं। ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी है और इसमें फिजिकल ज्योग्राफी भी आपको तैयार करना है, ह्यूमन ज्योग्राफी भी तैयार करना है। ज्योग्राफी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा कुल मिलाकर के। बाकी कोर एग्रीकल्चर के भी इसमें प्रश्न आते हैं 5। एग्रीकल्चर आर्ट कल्चर की जो हमने छोटे छोटे पीडीएफ दी है उतनी एटलीस्ट जरूर तैयार करिएगा आप। यूपी जीके का काफ़ी वेटेज देखा गया था जो कि एक्सपेक्टेड भी था। यूपी जीके के नोट्स जो है बिल्कुल अपडेट करके आपको इस ग्रुप में दिए जाएंगे। जो लोग पुराने ग्रुप में थे मैं बता दूं, यूपी जीके जो है अपने पुराने पीडीएफ से नहीं पढ़िएगा, इसमें काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हम लोग करने जा रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप करिएगा, ठीक है। यूपी करंट अफेयर से भी यहाँ पे 2-3 प्रश्न आए थे यहाँ पे, और आर्ट कल्चर से भी 4 सवाल इसमें आए थे। करंट अफेयर से भी काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन इस बार आए थे। करंट अफेयर से 18 प्रश्न इसमें आए थे, मिसलेनियस से 12 प्रश्न इसमें आए थे, रीजनिंग से 15, इन्वायरमेंट से 1 ही 2 सवाल आए थे, विज्ञान से यहाँ पे 15 प्रश्न आए थे इस बार, अर्थव्यवस्था से यहाँ पे 6 प्रश्न आए थे जो करंट अफेयर लिंक थे ज़्यादातर, 1-2 जो है कोर इकोनॉमी के थे, जैसे बुक्स एंड ऑथर पूछा था कौन सी किताब इसने लिखी, ये सब। पॉलिटी के 10 प्रश्न हमेशा की तरह आए थे। तो ये यहाँ पे इसी तरीके का आप मान के चलिए, मान लीजिए ज्योग्राफी से अगर कुछ 5 कम होंगे तो यहाँ पे हिस्ट्री में शिफ्ट होंगे, या तो आपके पॉलिटी में शिफ्ट होंगे या साइंस में शिफ्ट होंगे। मोर और लेस इसी तरीके का आपका रहने की उम्मीद है। तो मैं ज़्यादातर इसी पर फोकस कर रहा हूँ 2023 वाले पे, कि ऐसे पेपर के लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा और इसी के हिसाब से अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। अगर आप ज्योग्राफी में कमजोर हैं तो आप मान के चलिए ज्योग्राफी में मजबूती बनानी पड़ेगी, क्योंकि ज्योग्राफी के ज़्यादा प्रश्न आते हैं। हिस्ट्री में भी जितना हमने नोट्स में दिया है उतना सफिशिएंट है। हिस्ट्री में आप देखिए बड़ी बड़ी कोचिंग वाले और बहुत जो क्लेम करते थे, किताबों के नाम ले लेके आपको बताते थे, उन किताबों से कुछ नहीं आया। स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आप तब भी वैसे क्वेश्चन निकाल सकते थे, कठिन वाले भी निकाल सकते थे। साइमन कमीशन वाला देखिए, साइमन कमीशन जो है 2 बार आया था, ये जनरली किसी बुक में गिवन ही नहीं है और डेट तो बिल्कुल नहीं गिवन है। साइमन कमीशन सेकंड टाइम कब आया था हमने मेंशन किया, कहाँ कहाँ की यात्रा की थी ये भी मेंशन किया हमने, ठीक है। बहुत जरूरी तथ्य जो नहीं गिवन है ज़्यादातर कहीं, वो हमने मेंशन किया अपने हिस्ट्री के नोट्स में पहले से ही, और उसका लाभ स्टूडेंट को मिला था एग्ज़ाम देते समय, लेकिन मतलब कुल मिलाकर लाभ नहीं मिल पाया, लेकिन आगे मिलेगा आपको। फेयर तरीके से अगर एग्जाम कराया जाता तो निश्चित तौर पर स्टूडेंट को लाभ मिलता। लेकिन आश्वस्त रहिए, अगर आप री एग्जाम के पेड ग्रुप में आए हैं तो जो पुनर्परीक्षा होनी है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। रीजनिंग के लिए 14 से लेकर 16 सवाल, इस वजह से 15 आए थे, 14 भी हो सकते हैं, 16 तक भी हो सकते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस ही कीजिएगा यहाँ पे। और रीजनिंग जो है बहुत डिफिकल्ट साइड तो नहीं आया था, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी आए थे 2-4, लेकिन उसके अलावा आप प्रैक्टिस से कर सकते थे। प्रैक्टिस के लिए कई सारे क्वेश्चन हम उपलब्ध कराएंगे आपको पेड ग्रुप में, उसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा।
जैसे यहाँ पे 145 प्लस की प्रायोरिटी दी है, तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया 145 प्लस अब नहीं लाने हैं, क्योंकि पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड रह रहा है जीएस का। अगर पेपर इजी आ गया तो आप 140-45 भी टारगेट करिए, लेकिन जैसा पेपर आया था जो कैंसिल हुआ उसमें 125 से 130 अंक हमारे लिए पर्याप्त है हर हाल में। यूआर के लिए मैं बता रहा हूँ, अनरिजर्व्ड के लिए, बाकी और भी कम रहता है। अगर आप आरओ की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बिंदु मैं यहाँ पर पहले ही मैंने आपको लिख के बता दिया। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही कंटेंट तैयार करना पड़ेगा, का ही पर ज़्यादा फोकस करिएगा, निपात है यहाँ पे। आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही कंटेंट यहाँ पे तैयार करना है। इधर उधर देखेंगे फंसते चले जाएंगे। कई सारे लोगों का पेपर इसी वजह से नहीं अच्छा हो पाया था कैंसिल पेपर में, क्योंकि वो 10 जगह से पढ़ रहे थे और किसी एक जगह से भी उनको लाभ नहीं मिला। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंटेंट जिन लोगों ने फॉलो किया था, बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन उनके निकल रहे थे, ठीक है। तो इसी वजह से आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ही कंटेंट यहाँ पे फॉलो करना है। इसी वजह से हमने अपडेट करके दिया है, मॉड्यूल यहाँ पे रिवाइज करके दिए गए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही निकालें। जो कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे ऑबिचुरी वाला जो सवाल आया था वैसा सवाल हो गया, या फिर जो 5 एग्रीकल्चरल कॉलेजेस पूछे गए थे वैसे सवाल भी आप सही कर सके। इस वजह से हमने नोट्स को अपडेट किया है, थोड़ा सा दायरा बढ़ाया है उसका। और आश्वस्त रहिए, नंबर ऑफ पेजेस नहीं बढ़ाया गया, दायरा बढ़ाया गया है उसको, और इन्फॉर्मेशन रिच बनाया गया है, इन्फॉर्मेशन डेंस बनाया गया है, छोटे छोटे तथ्यों को और शामिल करने का हमने प्रयास किया है। सभी सब्जेक्ट को तैयार करना है। उन चूरनबाजों से बचिएगा प्लीज़ प्लीज़, जो आपको थंबनेल पे लिख के देते हैं सिर्फ 2 किताबें पढ़ करके मैं आरओ सिलेक्ट हो गया था। अब ऐसा नहीं हो सकता है। आप इस पेपर को देखिए, 2 किताबों में पेपर नहीं समाएगा, बहुत आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा इसका कट ऑफ निकालने के लिए। जहाँ जिससे अधिक प्रश्न बनते हैं उसको अच्छे से तैयार करना होगा, लेकिन कोई सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप आर्ट कल्चर को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आर्ट कल्चर से बिल्कुल ईजी सवाल आ जाते हैं। आप जो है इन्वायरमेंट को नहीं छोड़ सकते कि इन्वायरमेंट में सर 2 ही प्रश्न आए थे, इस बार क्या पढ़ें। प्रश्न 4, 5, 6 भी हो सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में देखा गया है। 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें इन्वायरमेंट के 7-8 प्रश्न आए थे, इस बार नहीं आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्वायरमेंट से प्रश्न आना बंद हो गए हैं। तो ये मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ 2 किताबें पढ़ के, सिर्फ 3 किताबें पढ़ के, सिर्फ ये वाली किताब पढ़ के मैं जो है आरओ निकाल चुका, आप भी निकाल लेंगे। इस सब के दावे से बचिएगा। आप चीज़ें बदल रही हैं, अब आपको पूरा सिलेबस तैयार करना होता है इसी पेपर को निकालने के लिए। पीवाईक्यू का रोल जो है बहुत लिमिटेड अब हो गया है। पीवाईक्यू कितने आए थे, मैं जहाँ तक काउंट कर पा रहा हूँ 3 से 4 बस पीवाईक्यू आए थे, और वो उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। एक वो जो है किडनी में स्टोन वाला आया था ऑक्सलेट से, और एक आया था जो जर्मनी में राइन रिवर वाला आया था, वो वेस्टर्न में नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जर्मनी में बहती है, ये वाला। एक और आया था प्रश्न हेडक्वार्टर्स से मिलाने का आया था, ऐसा कुछ। मतलब कुल मिलाकर 5 से ज़्यादा प्रश्न नहीं थे इस वाले पेपर में। तो पीवाईक्यू एक पार्ट है सिलेबस का जो आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लीजिए और हिंदी पढ़ लीजिए, आपका आरओ निकलेगा, नहीं निकलेगा। आई रिपीट, सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ के आपका आरओ एग्जाम नहीं निकलेगा। हिंदी में 60 में 60 भी आप ले आइए, और सिर्फ जीएस में पीवाईक्यू पढ़िए, आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। कैंसल्ड पेपर से हमें समझने की ज़रूरत है कि जीएस में हम 80-85 सही प्रश्न करके आने चाहिए, क्योंकि अब हिंदी के पेपर तो हर कोई कर ले रहा है। हिंदी के पेपर में थोड़ी सी क्वालिटी कमी लगी मुझे, क्योंकि वही फिक्स पैटर्न पे चल रहे हैं। 55 सवाल जो है ईजी वाले बना दे रहे हैं, ठीक है, और 2-3 सवाल जो है मॉडरेट वाले, 1-2 जो है गलत वाले हैं। तो बस ऐसे ही चल रहा है। मतलब हिंदी में लगभग सभी की संभावना बढ़ जाती है 55 के करीब पहुंचने की। तो इस वजह से जीएस ही डिसाइडिंग फैक्टर है। पहले ऐसा बोला जाता था कि हिंदी डिसाइडिंग फैक्टर, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि जीएस डिसाइडिंग फैक्टर है। जीएस में आपको हर चीज़ इग्नोर करते हुए नहीं चलना है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर, पॉलिटी, ये सब मेजर सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। जितना हमने नोट्स में दिया उतना तो पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जीएस का पेपर मॉडरेट डिफिकल्ट साइड ही एक्सपेक्ट करके चलिए, इजी साइड नहीं एक्सपेक्ट करके चलिए। इजी साइड अगर एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं तो इजी साइड अगर आ गया मान लीजिए पेपर, अच्छी बात हो गई, लेकिन फिर कट ऑफ बढ़ेगा। इसी पेपर में आपको इसी लेवल के पेपर में आपको 125 से लेकर 130 टारगेट करना है 200 में से। डेली जो है 6 से 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा अगले 6 महीने तक, अगर आप निश्चित तौर पर अपना आरओ का ये प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, इसका लाभ आपको मेंस में मिलने वाला है, क्योंकि मेंस में भी 150 मार्क्स का तो जीएस पेपर वस्तुनिष्ठ आपको देना है, हिंदी का वस्तुनिष्ठ पेपर देना है। तो 6-7 घंटे अगर आप पढ़ेंगे तो आप ही को लाभ होगा इसमें, ठीक है। करंट अफेयर कहाँ से कहाँ तक पढ़ना चाहिए सब मैं अभी एक एक करके बता रहा हूँ। ग्रुप में यहाँ पर फॉलो करते रहिएगा, आगे के मैसेज स्ट्रैटेजी वगैरह आपको पेड क्विज में मिलती रहती हैं। स्टडी मटेरियल के संबंध में जो सूचना लिखी हुई है कि करंट अफेयर, समान हिंदी, बौद्धिक क्षमता वाला मटेरियल एक साथ ग्रुप में दे दिया है, बाकी मॉड्यूल फॉर्म में आना है। करंट अफेयर हमने फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक का दिया है, और आगे का आपको मिलता रहेगा। ये क्यों दिया है 1 साल पहले का? जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया था कि 6 माह के भीतर परीक्षा कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं क्लियर किया था कि आपको जो है आगे करंट अफेयर पढ़ना है कि पीछे का। ये हम पास्ट एक्सपीरियंसेस से ही समझ सकते हैं। जैसे बीओ का पेपर है, बीओ का पेपर जब कोविड के बाद कैंसिल हुआ था 16 अगस्त को हुआ था, 16 अगस्त 2020 को हुआ था, और पहले कब होना था? मार्च में होना था, ठीक है। मार्च के बाद का एक भी प्रश्न उसमें शामिल नहीं किया गया था जब उसमें कैंसिल हुआ था पेपर। तो इसका मतलब पुराना पेपर उठा के दे दिया गया था जो बन चुका था। इसमें पेपर कैंसिल हो चुका है, ठीक है। और कई हम लोग मान के चलते हैं कि कई सारे सेट आयोग बनाता है, उसी में से एक दे सकता है।
तो हमको दोनों साइड यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। री एग्जाम का एक नुकसान ये होता है कि आपको पुराना भी तैयार करना पड़ता है, नया भी, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आप फॉलो करिए, तो इसमें आपका कोई घाटा नहीं होगा। जैसे फेब तक का आपको दिया गया है, तो फरवरी 2024, इससे पीछे जाते हुए आप तैयार करिए। फरवरी के बाद आप तैयार करिए जनवरी 2024 का, ठीक है। उसके बाद आप तैयार करिए दिसंबर 2023 का, फिर आप तैयार करिए नवंबर 2023 का, ठीक है, फिर अक्टूबर 2023 का, फिर सितंबर का। इस तरीके से आप पीछे जाते हुए आगे बढ़िए, ठीक है। मतलब हमको करंट अफेयर आगे से, मतलब पीछे से आगे नहीं आना है, आगे से पीछे जाते हुए बढ़िए। इससे आपको लाभ मिलता है, क्योंकि जैसे आपने देखा जो एग्जाम हुआ था उसमें मई 2023 तक का लास्ट करंट अफेयर उसमें पूछा था, और एग्जाम आपका फेब में हुआ था 11 तारीख को। तो आपको 8-9 महीने का करंट अफेयर तैयार करना होता है। अब इसमें कैच यही है कि क्या कैंसल्ड पेपर, मतलब जो पेपर कैंसिल हुआ है फेब में, इसके बाद का करंट अफेयर पूछा जाएगा या नहीं, ये संशय बना रहेगा। और जब तक पेपर खुल नहीं जाता रही एग्जाम का, तब तक संशय बना रहेगा। कोई भी कंफर्म नहीं कर सकता, चाहे जितना बड़ा एक्सपर्ट बने, कि पेपर में नया करंट अफेयर होगा या फिर पुराना ही हो सकता है। तो दोनों साइड आपको तैयार करते हुए चल रहा है। आपको 11 फरवरी से 8-9 महीने पीछे का भी तैयार करना है, और 11 फरवरी के बाद जब तक एग्जाम होता है उसका भी तैयार करना चाहिए। कोई घाटा नहीं है। देखिए, मान लीजिए कि नहीं आया नया करंट अफेयर फेब के बाद का, प्रारंभिक परीक्षा में नहीं आया, तो क्या मुख्य परीक्षा में भी नहीं आएगा? ऐसा नहीं है, मुख्य परीक्षा के लिए आप तैयार कर लेंगे। हर बार थोड़ा ब्राइट साइड देखने की कोशिश करिए। जो लोग सीरियस स्टूडेंट है वो मेरी बात समझ चुके होंगे। आपको पीछे जाते हुए तैयार करना चाहिए, फेब से पीछे जाते हुए, और आगे की पीडीएफ जो मिलती जाएगी आपको मार्च की, जो है अप्रैल की, मई की, उसको भी तैयार करते रहिए। वो आपके मेंस के लिए भी काम आ जाएगा, और मान लीजिए प्रीलिम्स का नया पेपर बन गया तो उसमें भी आपको काम आ जाएगा, ठीक है। आगे से पीछे जाते हुए स्टडी करिए, और जो आगे की पीडीएफ दी जाएगी उसको भी आपको मेंस के हिसाब से स्टडी करते रहना चाहिए। ये है करंट अफेयर का हिसाब किताब। तो करंट अफेयर की बात हो गई। बाकी जीएस से संबंधित 100 मॉड्यूल आपको अगले 100 दिवस तक मिलने वाले हैं। 10-10 मॉड्यूल लगभग हर सब्जेक्ट की दिए जाने वाले हैं। तो एक मॉड्यूल में एक सब्जेक्ट का मटेरियल दिया जाएगा, जिससे कन्फ्यूजन ना रहे आपको। तो मॉड्यूल आप लोग फॉलो करते रहिए, करंट अफेयर फॉलो करते रहिए, पेड क्विज आपकी शुरू होने वाली है उसको फॉलो करते रहिए, टेस्ट सीरीज आपके शेड्यूल के हिसाब से होगी। इस तरीके से हमारी ओवरऑल प्रिपरेशन चलेगी। कोई भी आपका डाउट है, जो लोग फुल पेड ग्रुप में हैं उन्हीं को डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट मिलता है, तो आप वहाँ पे डाउट भी पूछ सकते हैं। मॉड्यूल के संबंधित कोई डाउट है आपका, पीवाईक्यू में से कोई डाउट है, अन्य कोई डाउट है आपका आरओ के एग्जाम से सिलेबस संबंधित, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। आरओ का पेपर जो है एकदम नवीन तरीके से बना था। टफ मॉडरेट साइड जो पेपर था, इसमें भी काफ़ी सारे फैक्ट्स पूछे गए थे। जो असर्शन रीजन वाले सवाल भी थे, उसमें भी ज़्यादातर तथ्यात्मक प्रश्न थे। जैसे नरगिस मोहम्मदी को किस लिए पुरस्कार मिला, अगर आपको पता होता तो आप कर लेते। महात्मा गांधी ने हमेशा अहिंसा का साथ दिया है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप वो वाला सही कर लेते। ऐसे ही जो तथ्यात्मक प्रश्न के अलावा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाए वो भी हो सकते थे। ऐसे हो सकते थे अगर आपने अच्छे से कंटेंट पढ़ा हो और आपने अच्छे से प्रैक्टिस की हो, कई सारी अच्छी टेस्ट सीरीज लगाई हो, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की ओरिजिनल टेस्ट सीरीज होती है और हमारी पेड क्विज होती है। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पेड क्विज से आए, सब हम प्रूफ दे चुके हैं, आपके लिए एग्जाम में भी आने वाले हैं। बस आपको स्टडी करना है। तथ्यों को कैसे तैयार करें, कई सारे लोग फंस जाते हैं, खासकर जो तुरंत परीक्षा दे रहे होते हैं, पहला दूसरा एग्जाम दे रहे होते हैं यूपीपीएससी का। परेशान होने वाली बात नहीं है। विषय वस्तु जो भी है, मान लीजिए यहाँ पे मैं G20 लिख देता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिख देता हूँ। उसमें टोटल जो तो आपको तैयार करना है, इसी अप्रोच के साथ तैयार करना है कि कब, ठीक है, व्हेन वाले प्रश्न जो है, कोई भी स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम है, वो कब आई थी, उसको क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए। इस तरीके से आयोग जो है खेलता है। आपसे कई सारी स्कीमों की क्रोनोलॉजी पूछ लेंगे, कई सारी प्रोसेसेस की क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं, बजट प्रिपरेशन की क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं। कोई चीज़ क्या है, डेफिनेशन बेस्ड ये जो क्वेश्चन होते हैं वो भी जो है पूछे जा सकते हैं। इसमें वॉट में फिगर पूछ लिए जाते हैं कि ग्रोथ रेट क्या थी, और जो है परसेंटेज वाला जो डेटा पूछ लिया जाता है। कई बार जो नंबर्स आपसे पूछे जाते हैं, ये सब। कहाँ पे वेन्यू जो है कई बार पूछी जाती है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर जो सवाल आए थे वो वेन्यू बेस्ड थे। कौन सा महोत्सव कहाँ पे हुआ, कौन सा फेयर कहाँ पे लगा, ठीक है, कौन सा जो है समिट कहाँ पे हुआ, ये सब। और अन्य संबंधित जानकारियाँ, तथ्यात्मक जानकारियों से कई सारे प्रश्न थे, डबल स्टेटमेंट वाले। अगर आपको याद हो, आपने देखा हो पेपर ध्यान से, कि आपको किसी भी एक फैक्ट के बारे में 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। कि अगर कोई महोत्सव हुआ है तो कहाँ पे हुआ, कोई अगर किसी व्यक्ति के बारे में है तो उसके बारे में 2-3 चीज़ें पूछी, उसको आपको सही बताना है। जैसे तुलसीदास जी के बारे में, उनकी पत्नी के बारे में और उनके जन्म स्थान के बारे में पूछा, तो 2 चीज़ें पूछी। एक प्रश्न में 2-3 चीज़ें जब पूछी जाती हैं तो उसको हम लोग डिटेलिंग बेस्ड या इन्फॉर्मेशन बेस्ड सवाल पूछते हैं। जैसे कई बार मिलाने को आ जाता है, कौन सी कंट्री कौन सी कैपिटल है, तो वो जानकारी पर आधारित है। जो इस बार कंट्री कैपिटल पूछे गए थे, आपको लग रहा होगा वो रैंडम नहीं पूछे गए थे। जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के कैपिटल पूछे गए थे, अफ्रीकन कंट्रीज़ में कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई थी, चाहे वो युगांडा हो, चाहे जो और भी जो कंट्रीज़ पूछी गई थी कैपिटल, उसमें इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा नहीं सुमेलित है, ये वाले प्रश्न जो होते हैं, ये जो हमने कई सारे टेबल्स आपको बना कर के देते हैं, डेटा उससे हो जाता है। क्यों और कैसे वाले प्रश्न पहले बहुत कम होते थे, आरओ में अब ज़्यादा पूछे जाने लग रहे हैं। कथन और कारण वाले सवाल जो है बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको विषय वस्तु को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कोई चीज़ क्यों हो रही है, ठीक है। भारत की अध्यक्षता का प्रभाव क्या रहा, भारत ने अध्यक्षता जो है किसे स्थानांतरित कर दी है G20 के,
ये सब मतलब कुल मिलाकर कंटेंट की रेलिवेंसी अब बढ़ गई है। पहले होता था कि हमारा कंटेंट ज़्यादा होता था, उससे कुछ छोटी सी चीज़ आ जाती थी। अब ऐसा नहीं है, कंटेंट का पूरा उपयोग आपको करना पड़ेगा और इसी वजह से 6 से 7 घंटे डेली बताया गया है। आप परीक्षा के मैग्नीट्यूड को समझें, बरगलाने वाले, भड़काने वाले लोगों की बातों में ना आए कि सिर्फ पीवाईक्यू पढ़ लो हो जाएगा। ये सब एक मतलब होप देने वाली बातें हैं। कोई ऐसी चीज़ें बातें करके आपको एक होप दे सकता है, लेकिन आपको सिलेक्ट नहीं करा सकता, आपका कट ऑफ नहीं निकाल सकता है। क्रोनोलॉजी वाले प्रश्न सिर्फ हिस्ट्री में नहीं बन रहे हैं, अब वो जो है पॉलिटी में भी क्रोनोलॉजी हो सकती है, एनवायरनमेंट में भी हो सकती है, एनवायरनमेंट के जो एक्ट्स हो सकते हैं उसमें क्रोनोलॉजी हो सकती है। साइंस में क्रोनोलॉजी पूछ ली गई कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इन सबको कब डिस्कवर किया गया उसकी क्रोनोलॉजी में लगा दीजिए। गवर्नमेंट स्कीम की क्रोनोलॉजी हो गई। क्रोनोलॉजी बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा आपको। ऑबिचरीज की जैसे क्रोनोलॉजी पूछी थी, तो ऑबिचरीज के अब पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से चीज़ें नहीं काम करती कि सारी ऑबिचरीज की क्रोनोलॉजी रटने लगे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की क्रोनोलॉजी हो सकती है, अपॉइंटमेंट्स की क्रोनोलॉजी हो सकती है। जैसे इस बार अपॉइंटमेंट से नहीं ज़्यादा प्रश्न आए थे, अपॉइंटमेंट से प्रश्न हो सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर हमारे कंटेंट पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। जो आप कंटेंट पर ट्रस्ट कर जाएंगे और अच्छे से उसको तैयार कर लेंगे तो कट ऑफ के बहुत नज़दीक पहुंच सकते हैं। अब मैंने बताया कि क्या तैयार करना होता है, कैसे तैयार करना होता है। जो 6 से 7 घंटे जो आप देने वाले हैं वो इसी में तो देंगे ना। आप मानसिक जो जुगाली करेंगे उसी में ये सब समय जाएगा। तथ्य कैसे तैयार होते हैं, एक अच्छा कंटेंट आपके पास हो जो सारी चीज़ें कवर करता है। वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कंटेंट है। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में अगर आप आ गए हैं तो ये कंटेंट वाली समस्या आपकी लगभग सॉल्व हो चुकी है। आपको इधर उधर नहीं देखने की जरूरत है। जो करंट अफेयर यहाँ पे दिया जाएगा, यूपी करंट अफेयर, यूपी जीके जो हम अपडेट करके देंगे, जो मॉड्यूल आपके जीएस वाले आ रहे हैं उसी से आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट सब कवर होगी। और जो कमिटमेंट हमारा रहता है, कमिटमेंट आपका भी रहना चाहिए। हमारा कमिटमेंट जैसे आपको बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने का, आपका कमिटमेंट होना चाहिए उसको अच्छे तरीके से तैयार करने का। जो प्रैक्टिस रिसोर्सेज हम आपको उपलब्ध कराएंगे, टेस्ट सीरीज पूरी फ्रेश अपडेट करके दी जाएगी और पेड क्विज के क्वेश्चंस भी यहाँ पे एकदम सिलेक्ट करके जो जरूरी होंगे वो वाले कराए जाएंगे और जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी हिसाब से पेड क्विज कराई जाएगी। असरसन रीजन के क्वेश्चन जैसे हमने पिछली बार कई सारे कराए थे तो आए थे एग्जाम में, ऐसे ही आपको असरसन रीजन के लिए मैचिंग वाले क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर किया जाएगा। मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना स्टूडेंट का काम है। कोई भी बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना मेंटोरशिप दे दे, इसमें आपकी हेल्प नहीं कर सकता। इसमें आपको खुद लगना पड़ेगा, घटना पड़ेगा और इसी का आपको लाभ मिलता है। जैसे हमारे मतलब इंस्टीट्यूट में आप ले लें या फिर कोई भी कोचिंग वाला क्लेम करे, सबसे अच्छा सब कोई कर रहा है, लेकिन कितने लोग सिलेक्ट होंगे? 411 इंटू 15। ये आप फिगर नहीं भूलिएगा, जितना भी आप तैयार करते रहिए। ये रियलिटी है कि 411 इंटू 15 या फिर नंबर ऑफ पोस्ट जो भी होंगी उसके 15 गुना लोग ही मेंस लिखने वाले हैं। तो आपको इन 15 गुणों में आना है कि नहीं, ये डिफाइन करेगा आपका कमिटमेंट और आपका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। अंत में आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि कितनी भी आप तैयारी कर लें, कितना भी आप लग जाएं, अच्छे से तैयार कर लें, कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे। यही थोड़ा सा रहना भी चाहिए। आयोग की साइड कुछ बातें जारी चाहिए कि वो ऐसा पेपर बनाए कि वो कोई नहीं सॉल्व कर सकता है, और ये हमेशा होता है। आयोग इस बात को मेंटेन करे हुए आगे भी करना चाहिए। 4-5 प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे लूना वाला जो क्वेश्चन था उसको नहीं कर सकते आप, वो बहुत ज़्यादा पेचीदा क्वेश्चन है और कई बार उतनी एक्सपर्टीज़ आपको चाहिए नहीं कट ऑफ निकालने के लिए। तो कट ऑफ निकालने के लिए जितने अंक चाहिए जो हमने अभी डिस्कस किए बस उतना ही हमको चाहिए। ज़्यादा अंक ला करके कुछ लाभ तो मिल रहा नहीं है मेंस में, क्योंकि इसमें कोई ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स वाले मार्क्स जाकर के मेंस में जुड़ेंगे जिसमें हम एक्स्ट्रा प्रयास करें, ऐसा नहीं करना है। कुछ क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, ना कर पाए थे इस वाले पेपर में। कुछ क्वेश्चंस आप जो एग्जाम पेपर होगा उसमें भी नहीं कर पाएंगे, ना करना जरूरी है। कुछ क्वेश्चंस आयोग पूछेगा, जैसे ऑबिचुरी वाला क्वेश्चन बनाया था, लूना वाला क्वेश्चन बनाया था, कि आप ना कर पाए उसको, लेकिन उन क्वेश्चंस को करे बिना आपका अगर कट ऑफ निकल रहा है तो मेरे हिसाब से कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। और कट ऑफ भर का स्टडी फॉर सिविल सर्विस से आराम से किया जा सकता है। ये बार बार लगातार 7-8 साल से हमने प्रूव किया है। डेली टेंटेटिव स्टडी प्लान आप क्या रख सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डेली आपको कम से कम जो है 6-7 आवर्स का यहाँ पे शेड्यूल बनाना है। उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे एक टेंटेटिव प्लान बनाया है। आप इसमें जो है परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी सुविधा के हिसाब से आप अपनी ईज पर कर सकते हैं इसको, लेकिन डेली 6 से 7 घंटे यहाँ पे लगना पड़ेगा। जैसे मॉड्यूल वाइज कंटेंट अभी आएगा 100 दिवस तक, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, डेली मॉड्यूल को 2 घंटा दे सकते हैं। रीजनिंग प्रैक्टिस आप 30 मिनट कर सकते हैं। अगर 30 मिनट रीजनिंग प्रैक्टिस 10-15 दिन करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप वैसे ही लगा लेंगे। हिंदी में 45 मिनट्स आपको देने चाहिए। इसमें हिंदी में कई सारे क्वेश्चन हम अपलोड करेंगे क्विज ग्रुप में, उसको सॉल्व करने में टाइम जाएगा आपका। हिंदी पीडीएफ आप स्टडी करिए, पीडीएफ से ही जो है इतने सारे क्वेश्चन आ गए, सब प्रूफ हमने दिए हैं। हिंदी की जो हमने पीडीएफ दी है उसी पर रिलाई करिए, दर की बुक्स मत देखिए, उसमें सारे शब्द नहीं दिए जो जरूरी हैं। करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 18 सवाल आए थे, तो इसमें 30 मिनट आपको करंट अफेयर के लिए देना है, क्योंकि नया भी पढ़ना है पुराना भी, तो 30 से 35 मिनट आपको करंट अफेयर के लिए देना है अगले 100 दिवस तक। रिमेनिंग टाइम आप रिवीजन करिए, जो पुराने मॉड्यूल एकत्र होते जाएं। जैसे 100 मॉड्यूल आने हैं, आप हर 5 मॉड्यूल पर या हर 10 मॉड्यूल पर एक नियम बनाइए कि आप उसका रिवीजन करेंगे। प्रथम 100 दिवस में कम से कम एक बार और रिवीजन आपका होना चाहिए, मतलब एक बार मॉड्यूल स्टडी किया और एक बार आपका रिवाइज किया हुआ होना चाहिए। फिर क्या है कि सारे मॉड्यूल जब पूरे हो जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ आपके ग्रुप में आ जाएंगी, है ना। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ जब आपके ग्रुप में आ जाएगी तब आपको उसे स्टडी करना है। फिर आप उसमें सब्जेक्ट वाइज स्टडी कर सकते हैं, कि जैसे एक दिन साइंस और
ज्योग्राफी स्टडी कर रहे हैं, एक दिन ज्योग्राफी और इकोनॉमी, एक दिन हिस्ट्री और पॉलिटी स्टडी कर रहे हैं। इस तरीके से आप फिर डेली 6-7 घंटे सब्जेक्ट वाइज टारगेट बना के पढ़ सकते हैं। तो ये एक टेंटेटिव प्लान आपका होना चाहिए प्रथम 100 दिवस और आगे के 100 दिवस तक। ये हम मान के चल रहे हैं, जैसे 6 महीने बोला गया है तो उसको आप रफली इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। काफ़ी कुछ लोगों का पढ़ा हुआ है, एकदम स्क्रैच से आप स्टार्ट नहीं कर रहे होंगे, मान के चल रहा हूँ, तो आपको रिवीजन पर ज़्यादा फोकस करना है इसमें। जो लोग फुल पेड ग्रुप के मेंबर हैं, मैंने बताया कि आप अपने डाउट क्लियरेंस वाले ग्रुप में डाउट पूछ सकते हैं। कोई भी आपका क्विज ग्रुप में डाउट है, आप लिंक भेज के पूछ लीजिए। कोई भी आपका स्टडी मटेरियल में डाउट है, आप यहाँ पे पिक भेज के पूछ लीजिए। पीवाईक्यू में आपका कोई डाउट है, आप वहाँ पर हमको टैग करके पिक भेज करके पूछ सकते हैं। कोई ईयर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको कोई डाउट है, शारदा एक्ट कब आया था, 1930 में आया था कि 1929 में आया था, ये कोई डाउट है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी अगर ओनली स्टडी मटेरियल वाले ग्रुप में है, ओनली करंट अफेयर वाले ग्रुप में है और आपके पास डिस्कशन ग्रुप का सपोर्ट नहीं अवेलेबल है, तो आप इस गिवन नंबर पर, जो ज्ञान सर का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपनी दुविधा बता सकते हैं कि नोट्स में ये चीज़ नहीं समझ में आ रही, मतलब आपको कोई डाउटफुल लग रहा है कोई तथ्य उसमें, तो इसमें भेज सकते हैं। विदिन 24 आवर आपकी समस्या का भी यहाँ पे निदान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ग्रुप चलते हैं। अभी सेकंड वीडियो आपको दिया जा रहा है पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखने वाला, उसको देख लीजिए आप, और फिर आपके कोई भी डाउट लगभग बचेंगे नहीं।